हम्म अगर हम सोचे ना कि एक पिता अपने बेटे को बचाने के लिए हत्यारों के सामने आ जाए हाँ। और छाती पर गोली खा ले, बिल्कुल। अपनी जान दे दे, हम्म, लेकिन जब उसी पिता को न्याय दिलाने का समय आए तो वही बेटा जिसकी जान बचाई गई थी वो अदालत में मुकर जाए, मतलब कातिलों को पहचानने से ही इनकार कर दे। ये तो असली में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना। हम्म, आज के इस गहन विश्लेषण में हम कुछ ऐसे ही अदालती दस्तावेजों और एफआईआर पे चर्चा करने वाले हैं। बेगूसराय के कंकोल गांव का एक बहुत ही सनसनीखेज हत्याकांड है ये। हमारा जो मेन मिशन है वो ये समझना है कि जब न्याय मांगने वाले खुद ही पलट जाएं तो अदालतें सच कैसे निकालती हैं। सही कहा आपने। और ये जो दस्तावेज है ना, ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं बताते। ये मतलब एक बहुत ही गहरा अध्ययन है कि हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है और जो मानवीय मनोविज्ञान है वो कैसे आपस में टकराते हैं। कि देखिए, जब किसी केस की पूरी नींव ही उन गवाहों पर टिकी हो जो अचानक से पलट जाएं, तो केस तो गया। बिल्कुल, अक्सर केस वहीं खत्म मान लिया जाता है। लेकिन इस जजमेंट में अदालत ने जो रुख अपनाया वो बहुत अलग था। गवाहों के पलटने के बाद भी ना सिर्फ सजा हुई बल्कि मुआवजे के जो नियम हैं उनको एक नया नैतिक नजरिया मिल गया। हाँ, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। घटना है 13 जून 2022 की शाम की। हाँ, करीब 6 बजे का समय था। हाँ, मुफस्सिल थाना क्षेत्र का कंकौल गांव है और दस्तावेजों के हिसाब से जो सूचिका है, मतलब शिकायतकर्ता रिंकू देवी, उन्होंने मुफस्सिल थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई, कांड संख्या 310/2022। जी। तो उनके शुरुआती बयान के मुताबिक जब वो हल्ला सुनकर मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे सन्नी कुमार को 8 लोग घेरकर बेरहमी से पीट रहे थे। और मजे की बात यह है कि एफआईआर के पन्नों में उन 8 लोगों के नाम एकदम साफ साफ लिखे हैं। श्रीराम यादव, ललन यादव, रामाश्रय यादव, लालू यादव, अटल यादव, मूसो यादव, टिंकू यादव और कार्य कुमार। बाप रे, 8 लोग। हाँ, और ये सभी हथियारों से लैस थे। मतलब एक अकेले निहत्थे लड़के के खिलाफ 8 हथियारबंद लोग। ये कोई मामूली हाथापाई नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से सोची समझी घेराबंदी थी। तो यहीं पे कहानी में वो सीन आता है जो मतलब किसी पुरानी फिल्म के ट्रेजेडी सीन जैसा लगता है। सन्नी के पिता मनोज यादव भागते हुए वहां आते हैं। हाँ, अपने बेटे को बचाने के लिए। बिल्कुल, वो उन हथियारबंद लोगों के सामने एक इंसानी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो होता है ना, वो दस्तावेजों में बहुत साफ लिखा है। मुसो यादव आदेश देता है और ललन यादव मनोज यादव की छाती में सीधे गोली मार देता है और मनोज यादव की वहीं मौत हो जाती है। कानूनी नजरिए से देखा जाए ना, तो ये एफआईआर अभियोजन पक्ष के लिए बहुत ही ठोस आधारशिला रखती है। किसी भी आपराधिक मामले में घटना के तुरंत बाद दर्ज हुई एफआईआर बहुत अहम होती है, खासकर जब चश्मेदीद खुद एफआईआर करवा रहा हो। बिल्कुल। और यहाँ तो चश्मदीद कोई बाहरी आदमी नहीं बल्कि मृतक की अपनी पत्नी है। कानून यही मान के चलता है कि परिवार का कोई करीबी इंसान असली कातिलों को छोड़कर किसी निर्दोष को तो नहीं फंसाएगा ना। हाँ, उनका सबसे बड़ा मकसद तो अपने इंसान के असली हत्यारों को सजा दिलाना ही होगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कागजों पर तो ये केस एकदम सुलझा हुआ लग रहा है। एफआईआर में हत्यारों के नाम है, किसने भीड़ को उकसाया, किसने आदेश दिया, किसने गोली चलाई, सब कुछ साफ दर्ज है। तो फिर ये केस आगे जाके इतना पेचीदा कैसे हो गया? असल में बात यह है कि एफआईआर सिर्फ पुलिस की जांच का एक शुरुआती बिंदु होता है। ये आरोप है, कोई सबूत नहीं। अच्छा। हाँ, अभियोजन पक्ष के लिए ये एक ओपन एंड शट केस जरूर लग सकता है, लेकिन असली परीक्षा तो अदालत की चारदीवारी के अंदर होती है। वहां इन दावों को जिरा और सबूतों की कसौटी पर परखा जाता है। तो जब अदालत में ट्रायल शुरू हुआ जज ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत में, तो सरकारी वकील राम प्रकाश यादव ने कुल 10 गवाह पेश किए। जी, 10 गवाहों की एक पूरी फौज। हाँ, मैं ये सूची देख रही हूँ। इसमें डॉक्टर नीतीश रंजन हैं, जिन्होंने शायद मेडिकल रिपोर्ट बनाई, अनुसंधानकर्ता राजेश राय हैं, दरोगा सुमित कुमार हैं और परिवार के तो लगभग सभी लोग हैं। हाँ, मृतक के भाई मिथिलेश और बुलबुल, पिता रामजी यादव, खुद पत्नी रिंकू देवी और बेटा सन्नी कुमार। और कुछ गांव वाले भी हैं ना इसमें, सोगरात यादव और अमरेश कुमार। तो मतलब ये तो गवाहों का पूरा एक इकोसिस्टम बना दिया गया था। अभियोजन पक्ष ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल नहीं। एक हत्या के मुकदमे में 3 तरह के साक्ष्यों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहला, मेडिकल साक्ष्य जो मौत का कारण बताए।
दूसरा पुलिस साक्ष्य जो घटनास्थल और हथियार के बारे में बताए, और तीसरा प्रत्यक्षदर्शी जो बताए कि गोली किसने चलाई। एकदम सही। और सरकारी वकील के इन तीनों को अदालत में पेश कर दिया था। तो मुझे ये बताइए कि ये तो कागजों पर एक अभेद किले जैसा लग रहा है। डॉक्टर, पुलिस, परिवार, गांव वाले, इतने सारे गवाह होने से क्या जीत 100% पक्की नहीं हो जाती? बचाव पक्ष इस किले को कैसे तोड़ सकता है? यहीं पर अक्सर एक गलतफहमी हो जाती है कि अदालतें गवाहों की संख्या गिनती हैं। असल में अदालतें गवाहियों का वजन देखती हैं। अच्छा, वजन से आपका मतलब क्या है? मतलब ये कि 100 कमजोर गवाहों से बेहतर एक ऐसा गवाह होता है जो बचाव पक्ष के वकील की तीखी जिरह के सामने अपनी बात पर डटा रहे। अभियोजन पक्ष ने यहां एक मजबूत त्रिकोण तो बना लिया था, लेकिन उनका पूरा का पूरा केस एक ही कील पर टंगा था। और वो कील थी मृतक की पत्नी और बेटे की गवाही। बिल्कुल। अगर चश्मदीद ही अपनी कहानी से हट जाएं, तो मेडिकल रिपोर्ट सिर्फ ये साबित करेगी कि मौत गोली लगने से हुई। ये साबित नहीं कर पाएगी कि गोली लल्लन यादव ने ही चलाई थी। और यहीं पर इस पूरे मुकदमे की कहानी पलट जाती है। मतलब सोचकर ही अजीब लगता है। हाँ, वही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जब मृतक की पत्नी रिंकू देवी और बेटा सन्नी कुमार गवाही देने आते हैं तो वो पूरी तरह मुकर जाते हैं। वही सन्नी कुमार जिसकी जान बचाने के लिए पिता ने गोली खाई। जी, वो अदालत में आकर कहते हैं कि जब वो घटनास्थल पर पहुंचे तब तक मनोज यादव की मौत हो चुकी थी और उन्होंने किसी भी आरोपी को कुछ करते हुए देखा ही नहीं। ये तो मतलब हजम करना बहुत मुश्किल है। कानूनी भाषा में इसे क्या कहते हैं? इसे गवाहों का हॉस्टाइल या पक्षद्रोही हो जाना कहते हैं। ये तब होता है जब अभियोजन पक्ष का अपना ही गवाह, जिसे केस साबित करने के लिए बुलाया गया था, वो उसी केस की धज्जियां उड़ाने लगे। अरे बाप रे, मतलब वो सीधे अदालत के सामने पुलिस को दिए अपने बयान को ही नकार देते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ऐसा अचानक से हृदय परिवर्तन तो नहीं हो सकता ना? जो बेटा वहां पिट रहा था, जिसकी वजह से पिता की जान गई, वो अदालत में जाकर ऐसा कैसे कह सकता है? क्या ये सिस्टम का कोई छिपा हुआ सच है? देखिए, ये हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की सबसे कड़वी सच्चाइयों में से एक है। जब हम इन दस्तावेजों को देखते तो सवाल उठता है कि सच क्या था, रात वाला बयान या अदालत वाला बयान? इसका जवाब उन हालात में छिपा है जिनमें पीड़ित परिवार को रहना पड़ता है। 8 आरोपी हैं जो हथियारों से लैस थे। अदालत की कार्रवाई लंबी चलती है और परिवार को उसी गांव में उन्हीं ताकतवर आरोपियों के बीच रहना होता है। मतलब उन्हें न्याय मांगने की कीमत हर दिन डर के साए में रह के चुकानी पड़ती है। सटीक कहा आपने। सामाजिक दबाव, धमकियां या परिवार की सुरक्षा की चिंता अक्सर गवाहों की रीढ़ तोड़ देती है। रिंकू देवी अपना पति खो चुकी थी, अब उन्हें अपने जवान बेटे को बचाना था। हाँ, कई बार परिवारों को लगता है कि जो इंसान चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, तो जो जिंदा हैं उनकी जान खतरे में क्यों डाली जाए। बिल्कुल। इसी खौफ के चलते वो अदालत में सच बोलने की हिम्मत हार जाते हैं और हॉस्टाइल हो जाते हैं। एक डरावनी हकीकत है ये तो। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर मामले के सबसे मुख्य गवाह ही मुकर गए, जिन पर पूरा केस टिका था, तो अदालत ने आरोपियों को छोड़ क्यों नहीं दिया? हाँ, आम धारणा तो यही है कि गवाह पलटा और मुजरिम आजाद। हाँ, फिल्मों में तो यही देखते हैं हम। लेकिन यहीं पर इस जजमेंट की सबसे बड़ी कानूनी बारीकी सामने आती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों ने यह साफ किया है कि किसी गवाह के पलटने से पूरा केस खारिज नहीं होता। अच्छा, तो अदालत और क्या देखती है फिर? अदालत ये देखती है कि क्या दूसरे परिस्थिति जन्य साक्ष्य, मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, उस खाली जगह को भर सकते हैं जो गवाहों के मुकरने से बनी है। इसे शायद हम एक पहेली या जिगसॉ पजल की तरह समझ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। भले ही बीच के सबसे बड़े टुकड़े, मतलब पत्नी और बेटे की गवाही, गायब हो गए हों, लेकिन अगर पुलिस की जांच और मेडिकल रिपोर्ट ने किनारे के टुकड़ों को मजबूती से जोड़ दिया है, तो अदालत पूरी तस्वीर देख सकती है। ये बहुत ही अच्छी उपमा है। जज ब्रिजेश कुमार सिंह ने सिर्फ पत्नी और बेटे के पलटने को ही अंतिम सत्य नहीं मान लिया, उन्होंने गवाहों की उस लंबी सूची का फायदा उठाया। हाँ, अनुसंधानकर्ता और दारोगा की गवाही से साबित हुआ कि घटना उसी जगह और समय पर हुई थी। जी, और पुलिस ने खून से सनी मिट्टी या खोखे भी बरामद किए होंगे। डॉक्टर नीतीश रंजन की रिपोर्ट ने पक्का कर दिया कि मौत छाती में गोली लगने से ही हुई। और टाइमिंग भी वही थी जो एफआईआर में थी। इसके अलावा मृतक के पिता रामजी यादव भी तो थे ना, जो अपनी बात पर टिके रहे होंगे। हाँ, तो इन सारे परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और पुलिस मेडिकल गवाहियों के मजबूत नेटवर्क ने घटना को सच साबित कर दिया। मतलब अदालत ने मान लिया कि एफआईआर ही सच्ची घटना थी
और अदालत में जो गवाह पलटे वो दबाव का नतीजा था। बिल्कुल। और इसी आधार पर अदालत ने मुख्य आरोपी मुसायो यादव और गोली चलाने वाले ललन यादव को हत्या का दोषी करार दिया। दस्तावेजों में है कि उन्हें धारा 302 और 34 के तहत दोषी पाया गया। 302 तो हत्या के लिए है, वो हम जानते हैं, लेकिन ये धारा 34 क्या काम कर रही है यहाँ? धारा 34 समान आशय या कॉमन इंटेंशन के सिद्धांत को परिभाषित करती है। इसका सीधा मतलब है कि जब कई लोग मिलकर एक ही आपराधिक इरादे से कोई काम करते हैं तो सब बराबर के जिम्मेदार होते हैं। हाँ, हर व्यक्ति उस अपराध के लिए वैसे ही जिम्मेदार है जैसे उसने वो अकेले किया हो। यहाँ मुसु यादव का आदेश देना और ललन यादव का गोली चलाना दोनों एक ही इरादे का हिस्सा थे। मनोज यादव की हत्या। तो कानून की नजर में दोनों का अपराध बराबर है। इसके बाद अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जी, हत्यारों को उम्र कैद मिल गई। कानूनी नजरिए से तो न्याय हो गया। लेकिन यहाँ इस मामले का सबसे ऐतिहासिक पहलू आता है, वो फैसला जो मुजरिमों के लिए नहीं बल्कि खुद पीड़ित परिवार के लिए सुनाया गया। ये इस जजमेंट का वो हिस्सा है जो इसे केस स्टडी बनाता है। अक्सर अदालतें सजा सुनाकर अपना काम खत्म कर लेती हैं, लेकिन यहाँ जज ने एक और परत को देखा। हाँ, अदालत ने साफ तौर पे कहा कि पत्नी और बेटे ने अपने बयान से पलटकर जानबूझकर मुकदमे को कमजोर करने की कोशिश की थी। इसे बहुत गंभीरता से लेते हुए जज ने कड़ा आदेश पारित किया। और वो आदेश क्या था? सरकार की ओर से हत्या के मामलों में जो सहायता राशि या विक्टिम कंपनसेशन दिया जाता है, अदालत ने पत्नी और बेटे को उस राशि से पूरी तरह वंचित कर दिया। ये समझना जरूरी है कि ये राशि होती क्या है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357A के तहत सरकारें एक पीड़ित मुआवजा योजना बनाती हैं। जी। इसका मकसद उन पीड़ितों का पुनर्वास करना है जिन्हें अपराध की वजह से भारी नुकसान हुआ है। ये राज्य की तरफ से एक आर्थिक सहारा होता है। लेकिन अदालत का तर्क था कि ये सरकारी पैसा कोई खैरात नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो न्याय की प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। बिल्कुल। अगर आप खुद न्याय के रास्ते में रोड़ा बनेंगे, अदालत का समय बर्बाद करेंगे और कातिलों को बचाने के लिए झूठ बोलेंगे, तो आप किसी सहारे की उम्मीद नहीं कर सकते। ये तो समाज और सिस्टम को एक बहुत ही सख्त संदेश है कि कानूनी प्रक्रिया की पवित्रता सबसे ऊपर है। हाँ, अगर न्याय प्रणाली आपको इंसाफ दिलाने के लिए इतने संसाधन खर्च कर रही है, तो एक गवाह के तौर पर आपकी भी कुछ नागरिक जिम्मेदारियां होती हैं। जज ने यहाँ भावना में बहकर फैसला नहीं लिया। तो फिर ये मुआवजा किसे मिला? अदालत ने आदेश दिया कि ये पैसा मृतक के पिता रामजी यादव को दिया जाएगा। एक बूढ़ा पिता जिसने अपना जवान बेटा खो दिया। हाँ, और फिर उसने देखा कि कैसे उसकी अपनी ही बहू और पोते ने उस बेटे की कुर्बानी का मूल नहीं समझा। अदालत ने ये पक्का किया कि सम्मान और सहायता उसे मिले जो अंत तक न्याय के साथ खड़ा रहा। ये फैसला दिखाता है कि कानून अंधा जरूर होता है, लेकिन संवेदनहीन नहीं होता। वो दस्तावेजों के पीछे की राजनीति और गवाहों की नीयत को पढ़ सकता है। बिल्कुल सही कहा। तो इस पूरी घटना का विश्लेषण हमें कई चीजों पर सोचने पर मजबूर करता है। कैसे सबूतों की कड़ियां अगर सही से जोड़ी जाएं, तो मुख्य गवाहों के टूटने के बाद भी न्याय की इमारत बच सकती है।